जब कोविड का टाइम आया तब हमें ये एहसास हुआ कि हमारे लिए सांसें यानी ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। अपने घर की छत पर अगर वो एक टेरेस गार्डन डेवलप करें तो इतनी सांसें तो आपको मिल ही सकती हैं, कम से कम आप और आपका परिवार जीवित रह सके। नदियों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, ये सब के माध्यम से हमने ये कर रखा है। 6 फीट के ड्रम में हमने वो फल लगाए हैं जिनकी जड़ें 6 फीट तक जाती है, उस पर होल कर दिया है। हम शाम को और सुबह दोनों टाइम हम अपने गार्डन में देते हैं, तो जब मैं आता हूं तो ऐसा लगता है कि ये पौधे हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे वो बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पुत्र के समान है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम मध्य प्रदेश के भोपाल में है और आज हम लोग हैं संदीप मल्होत्रा सर के यहाँ, जो पेशे से प्रोफेसर हैं और शौक के लिए अपने यहाँ किचन गार्डनिंग करते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों का अपने छत पे उत्पादन करते हैं, सब्जी हुआ, फल हुआ और मेडिसिनल प्लांट का भी। तो हम सर से जानेंगे कि सर के यहाँ कौन कौन से प्लांट हैं और किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, खासकर से अपने यूज के लिए। और इन्होंने जो किचन गार्डनिंग शुरू की तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये भी सर से जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर्वेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रोफेसर मल्होत्रा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में मैं गणित का प्राध्यापक हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोविड का टाइम आया तब हमें ये एहसास हुआ कि हमारे लिए सांसें यानी ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम लोगों को मरते देख रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हर एक व्यक्ति को अपने घर की छत पर अगर वो एक टेरेस गार्डन डेवलप करें तो इतनी सांसें तो आपको मिल ही सकती हैं, कम से कम आप और आपका परिवार जीवित रह सके। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जब हम कोविड में सब्जियां ले रहे थे तो सब्जियां उपलब्ध नहीं थी, हमने कई दिनों तक दाल खाई। तो हम इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के हमने ये प्रण लिया, ठान लिया कि नहीं, अब हम अपने घर की छत पर ही अपना टेरेस गार्डन तैयार करेंगे और वहाँ अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे जो केमिकल रहित होंगी, जिसमें केमिकल बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में जो सब्जियां उपलब्ध हो रही हैं, आप देखिए नाले से उगी सब्जी मिल रही है। अब नाले में क्या आपको न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलेगी, वहाँ केमिकल है जिसकी वजह से कैंसर और अन्य प्रकार की लिवर से संबंधित बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और जब हम स्वाद देखते हैं तो उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तो इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के हमने ठाना कि नहीं, हमें खुद ही प्रयास करना होगा, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए हमने अपनी पत्नी, अपने परिवार से चर्चा की और ये प्रण किया कि नहीं, हम अपने घर के छत को इस प्रकार से डेवलप कराएंगे कि वहाँ ऑर्गेनिक गार्डनिंग हम लगवाएंगे। तो हमने यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा, जो हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से इनको हमें डेवलप करना चाहिए, तो हमने अपने घर की छत पर पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हमने ऑर्गेनिक ग्रो बैग लेकर के और उसमें पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की और इसमें हमने ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ फल ड्रम्स में लगाए हुए 6 फीट के। इसके साथ ही मेडिसिनल जितने भी पौधे होते हैं जो अपने घरों में आसानी से लगाए जा सकते हैं वो लगाए। इसके बाद फूल जो खुशबू महकाए पूरे घर में। तो इस प्रकार से हमने मेडिसिनल प्लांट, हमने सब्जियां, हमने फल और फूल, इस प्रकार से पूरा प्रकृति का संरक्षण जो होना चाहिए उस प्रकार से करने की कोशिश की है। उसका सबसे अधिक बेनिफिट ये हुआ कि आप सुबह के टाइम जब यहाँ आएंगे तो पूरे चारों तरफ यहाँ कबूतर बैठे रहते हैं, यहाँ चिड़ियाँ बैठी रहती हैं, यहाँ पे पशु पक्षी भंवरे गुनगुनाते रहते हैं। पक्षियों का कलरव देख करके मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जन्नत में हम आ गए हों। तो ये ऐसा सुखद एहसास अगर हर एक व्यक्ति अपने मन में ठान ले तो ये सुखद एहसास हर एक व्यक्ति पा सकता है। इसमें आप देखेंगे तो अब आप पहला ग्रो बैग हमारा जो सिंध, हमने इसमें नदियों के नाम दे रखे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ बच्चे स्टडी के लिए आते हैं, देखते हैं कि आपने टेरेस गार्डन कैसे डेवलप किया है, तो वो देखते हैं कि सिंध, बेतवा, क्योंकि वो हमारे कल्चर से परिचित नहीं है, पूछते हैं सर ये क्या है, जबकि वो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये हमारी जीवन दायिनी है। इससे हमारे किसान भाई और हम जो अन्न खा रहे हैं वो सब ये नदियों की देन है। तो नदियों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, ये सब के माध्यम से हमने ये कर रखा है। ये हमने एक एक ग्रो बैग को नदियों को नाम दे रखा है, जिससे कि बच्चे आए जाने कि ये हमारे सब मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, जो हम इन्हें पहचाने कि यही से हमारा जीवन है। तो नदियों का संरक्षण भी है, प्रकृति का संरक्षण भी है, ऑर्गेनिक सब्जियां भी हैं। आप देखेंगे पुदीना, अभी बरसात चल रहा है तो बरसात में आप देखेंगे पुदीना सड़ जाता है, मिलता नहीं है मार्केट में, लेकिन आप ये देखिए पुदीना की कितनी अच्छी स्थिति है। पुदीना है, आपके सेम लगी हुई है। आप जो गिलकी की बेल चारों तरफ देख रहे हैं, ये तोरई की बेल, ये हमने गर्मी में बोई थी। आप सोचिए गर्मियों में हमने पूरी फसल ली,
लेकिन गर्मियों के बाद बरसात में भी हमें इसमें तोरई मिल रही है। इसमें 2-2, 3-3 फीट की तोरई, इतनी लंबी लंबी तोरई लगती है और उसका टेस्ट बहुत अधिक है। ये भिंडी आप पीछे देख रहे हैं, तो भिंडी भी हमने गर्मी में लगाई थी और भिंडी का पेड़ अपने आप में 5-6 फीट लंबा हो चुका है और ऊपर जाके उसमें ब्रांचेज निकल आई हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि भिंडी में नीचे से आप देखेंगे तो नीचे ही भिंडी लग रही है, साइड से भिंडी लग रही है, ऊपर ब्रांचेज बन के और उसमें भिंडियां लग रही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा भिंडी हो गया, तोरई हो गया, सेम लगी हुई है, इसके साथ में बैगन लगे हुए हैं और पालक, मिर्ची, धनिया, सभी प्रकार की सब्जियां हमने इसमें बो रखी हैं, करेले लगे हुए हैं। तो जितनी भी सीजन की जो सब्जियां होती हैं वो हर एक सीजन में हम सब्जियों को चेंज कर देते हैं। अब आएंगे फलों की तरफ। तो फलों में आप देखेंगे कि हमने ड्रम्स में 6 फीट का एक ड्रम है, उसमें चारों तरफ होल करवा रखा है और उस ड्रम में हमने पपीता लगा रखा है, उस ड्रम में हमने चीकू लगा रखा है, उस ड्रम में हमने अनार लगा रखा है और अमरूद लगा रखा है। इसके साथ देखेंगे तो नींबू लगा रखा है और मौसमी लगा रखी है। तो ये जितनी भी सब्जियां हमें आवश्यक होती हैं, जितने फल आवश्यक होते हैं, उन सभी को हमने अपने घर में लगा के रखा है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तब हम इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं। और आप विश्वास करिए सर्वेश जी कि इतना अधिक उत्पादन हो रहा है कि हम अकेले घर में उपयोग नहीं कर सकते। तो हम अपने आस पड़ोस को, अपने प्रोफेसर मित्रों को, अपने पहचान वालों को, सभी को ये हम सब्जियां भेंट करते हैं। इसके साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा, हमने अपने इस पूरे टेरेस गार्डन का एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मल्होत्रा टेरेस गार्डन करके। और इस यूट्यूब चैनल पे जो भी सब्जियों का उत्पादन होता है या भी प्रकृति से जुड़ी कुछ चीजें होती हैं, पक्षियों संबंधित है, हमने पक्षियों के लिए घोंसले बना रखे हैं, वो सब हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आप भी अगर भविष्य में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को अगर सुरक्षित रखना है और जीवित रखना है तो ये आज समय की आवश्यकता है कि आप भी अपने घरों पे, जहां आपके पास स्पेस है, उस स्पेस में आप टेरेस गार्डन लगाइए और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त कीजिए। सर्वेश जी, इसके साथ और बताना चाहूंगा कि इसमें हम किसी प्रकार का खाद या केमिकल का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। खाद के रूप में हम अपने घर की जो किचन वेस्ट है, जिसमें सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, केवल और केवल उन सब्जियों के छिलकों को हम इनमें डाल देते हैं, वही हमारे लिए खाद का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार के केमिकल, जब भी कीड़े लगते हैं तो किसी भी प्रकार के केमिकल का मित्रों हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। नीम तेल एक मार्केट में साधारण सी चीज उपलब्ध है, उसका छिड़काव करके हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं। सर मुझे ये भी बताएं कि आप कब से इसको कर रहे हैं, और साथ में जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि छतों में अगर हम लोग फार्मिंग करेंगे तो पानी का रिसाव होगा, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप किस तरह से वो करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर्वेश जी आपका। ये सभी के मन में रहता है कि अगर हम घर की छत पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो पानी का सीपेज हो सकता है, हमारी छत लीक हो सकती है। लेकिन जब आप घर बना रहे हैं, जब हमने ये छत डलवाई थी तो ये सोच के डलवाई थी कि हमें यहाँ ये करना है, तो हमने उसी प्रकार से की तैयारी की है। हमने, आप देखिए कि जितने भी ग्रो बैग लगे हुए हैं इनको डायरेक्ट छत पे नहीं रखा हुआ है, हमने एक लोहे का स्टैंड तैयार किया 1 फुट का, उस लोहे के स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। और जितने भी ये ग्रो बैग, इसमें होल्स हैं, तो इसमें क्या, जैसे ही पानी ओवर होता है तो उसमें से पानी निकल जाता है और साइड में एक नाली बनी हुई, तो जो भी पानी का, इसका छत का ढलान इस प्रकार से किया हुआ है कि पूरा ढलान जो है नीचे की तरफ है, जहां पर नाली बनी हुई है, तो पूरा का पूरा पानी नाली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। किसी प्रकार का सीपेज, मैं पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे इस कार्य को कर रहा हूँ, न तो कहीं सीपेज आया हुआ है, न ही छत को कहीं नुकसान हुआ है, बल्कि प्रकृति का संरक्षण हुआ है। आप जब सुबह 6 बजे या 7 बजे आप आ जाइए तो पूरे हमारा जितना भी ये साइड से जाल लगा हुआ है, इस जाल के ऊपर पूरा कबूतर बैठे रहते हैं लाइन से और पक्षी बैठे रहते हैं, कलरव होता है, इतना सुंदर दृश्य है कि मैं आपको मन मुग्ध कर देता है। जैसे आप बताएं कि ये जो 6 फीट में आप फल लगाएं, जैसे हम पपीता के देख रहे हैं, अनार का पेड़ है, चीकू का पेड़ है, अमरूद भी है, तो इसमें जो आप होल किए हुए हैं, क्या एक कोई डिस्टेंस है या फिर किस तरह से उसको कितने डिस्टेंस पे करना चाहिए उसका होल? बहुत अच्छा प्रश्न सर्वेश जी। इन हमारे जो मित्र हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, मूल रूप से डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा, हमने जब उनसे कंसल्ट किया कि केवल सब्जियां ही नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी छत पर हम फलों को भी लगाएं, तो उनका कहना था कि ऐसे फल आप लगा सकते हैं जिनकी जड़ 6 फीट तक जाती है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने बताया कि आप एक 6 फीट का ड्रम लेके आइए और उस ड्रम में कंडीशन ये है कि एयर क्रॉस हो सके तो उसमें होल कर दीजिए, है ना। तो उस 6 फीट के ड्रम में हमने वो फल लगाए हैं जो जिनकी जड़ें 6 फीट तक जाती हैं, उसमें होल कर दिया है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर हम छत पर
इतने अधिक ये ग्रो बैग लगाएंगे या ड्रम लगाएंगे तो छत पे वजन बढ़ेगा। जी। छत पे वजन बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है कि लोड ये छत उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। तो ये प्रश्न आता है, लोगों के मन में डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ मकान को नुकसान हो जाए। तो मैं मित्रों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने इसको किया हुआ है। साइंटिफिक तरीका क्या है कि जितने भी ग्रो बैग्स हैं, इन ग्रो बैग्स में हमने सबसे पहले नारियल की परत बिछाई हुई है। हम जो पानी का नारियल पी के फेंक देते हैं, वो नारियल हमने बाजार से मंगवाया, उस नारियल को लाके सबसे पहले इन ग्रो बैग में हमने नारियल की परत बिछाई है। तो 1 फीट तक लगभग नारियल की परत आ गई। इसके बाद हमने बर्मी कंपोस्ट लिया है, उसके ऊपर एक बर्मी कंपोस्ट की परत है और उसके ऊपर मिट्टी है। तो मिट्टी की मात्रा बहुत कम है। आप ये देख रहे हैं, ये जैसे ड्रम देख रहे हैं, तो इस ड्रम में नारियल की 3 परत लगी हुई है, 1 परत नहीं है। सबसे पहले नारियल की 1 परत है, नीचे लगा दी, बर्मी कंपोस्ट लगा दिया, थोड़ी मिट्टी डाल दी, फिर एक नारियल एक सरा, फिर बर्मी कंपोस्ट, फिर नारियल। 3 लेयर नारियल की बनाई है। तो मित्र इसमें वजन है ही नहीं, तो केवल नारियल है। और नारियल क्या करता है, 4 साल तक वो कार्य अपना करता रहता है। वो उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू रहती हैं, उसमें पानी स्टोर रहता है। तो इनकी जड़ें जब उसमें जाती हैं तो पानी और भोजन दोनों उनको मिलते हैं और 4 साल के बाद वो सड़ जाता है, वो खाद का कार्य करता है। इस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है घर पे छत पर कि न तो वजन अधिक हो, न छत को नुकसान हो, न घर को नुकसान हो, न ही प्रकृति को नुकसान हो। तो इस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से हमने इस पूरे घर को डेवलप किया है। और इस पूरे कार्य को करने में हमारी जो श्रीमती जी हैं, डॉक्टर संगीता मल्होत्रा, उनका भी पूरा योगदान रहता है। वो समय समय पर आती हैं और जहां भी उनको लगता है कि कार्य करना है वो सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से मिलजुल कर हम लोग अपना पूरा टेरेस गार्डन का कार्य करते रहते हैं। सर, जैसे आप बताए कि हम लोग खुद तो खा ही रहे हैं सब्जी, अपने दोस्तों को भी खिला रहे हैं। जी जी। जब आप इसको शुरू किए और उसके बाद जब लोग आसपास के लोग देखे तो सोसाइटी में किस तरह की चेंजिंग आई है आपकी इस टेरेस गार्डनिंग को देखने के बाद? बिल्कुल सर्वेश जी, देखिए कभी कोई व्यक्ति जब कोई इनोवेटिव कार्य करता है तो वो हमेशा, मेरा ये उद्देश्य रहा है कि केवल मैं ही न लगाऊं, मैं ही स्वस्थ ना रहूं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में, उन सभी को ये मैसेज देता हूं और लोग मोटिवेट हुए हैं। इसी मिनाल के अंदर कई लोगों ने अपने घरों पर टेरेस गार्डन डेवलप कराए हैं। कुछ लोग हमसे फोन से कंसल्ट लेते हैं, कुछ लोग पौधे मांगते हैं, कुछ लोग बीज मांगते हैं। तो जो भी चीज हमसे वो मांगते हैं, सलाह लेते हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इस सारी चीज उपलब्ध कराता हूं और उनको इस महत्व के बारे में बताता हूं। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि मैं आपको ये मुफ्त में आपको ये वेजिटेबल्स दे रहा हूं, आप इनको खाइए और बाजार से लेके सब्जियों को खाइए। दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब वो स्वाद को लेते हैं तब उनमें लगता है कि नहीं मैं भी ऐसा करूंगा। और फिर वो अपने घर पे पहले गमलों से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो टेरेस गार्डन पे ग्रो बैग लगाकर, इस प्रकार से कई लोग जो है हमसे मोटिवेट होकर के अपने घरों में इसी प्रकार से ये चीजें लगा रहे हैं। सर, मेरे एक सवाल है कि आप खेती किसानी में बचपन से ही इंटरेस्टेड थे या फिर आपका रुचि कब बनी कि अब हम लोगों को इस ओर भी जाना चाहिए और अपने खाने के लिए, अपने घर में उपयोग के लिए हमें अपने छत पे या अपने खेतों में उगाना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। हालांकि मैं मित्रों गणित का प्राध्यापक हूं, लेकिन बचपन से ही मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और गांव में खेती किसानी भी होती थी। तो मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति अपने मूलभूत चीजों से जुड़ा रहता है, मान के चलिए वही आगे बढ़ पाता है। ये मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। व्यक्ति कितना ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा उसे अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना चाहिए। मैं एक शिक्षक का पुत्र था, मैंने अपने पिता को गांव में खेती किसानी करते हुए देखा था। तो उनसे प्रेरित होकर मेरा यह सपना था कि जब भी मैं अपना घर बनवाऊं तो मैं इस प्रकार से अपने घर का डिजाइन दूं कि मैं अपने एक छोटा सा गार्डन, अपने एक छोटी सी बगिया डेवलप कर सकूं, जहां मैं अपने पेड़ पौधों से बातें कर सकूं। मित्रों, सर्वेश जी, मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, और बच्चों को तकलीफ होती है तो वो हमसे बातें करते हैं। जब हम शाम को और सुबह दोनों टाइम हम अपने गार्डन में देते हैं, तो जब मैं आता हूं तो ऐसा लगता है कि ये पौधे हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें ये जरूरत है, हमें ये आवश्यकता है। हमसे वो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पुत्र के समान है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में किस प्रकार से प्रकृति का नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, सांसें कम हो रही हैं। तो ये सब एक इनोवेटिव आइडिया है। हर एक व्यक्ति अगर अपने घर की छत पर इस प्रकार से टेरेस गार्डन लगा ले तो आप सोचिए कि ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा। पक्षी आएंगे हमारे, आप समझिए, पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ आपको उपलब्ध होंगे और साथ में हम ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे। तो जो केमिकल वाली सब्जियों से हमें कैंसर, लिवर खराब, लंग्स खराब हो रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन सब से हम बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज के स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
सर जैसे आप बताए कि मैं लगभग 2-3 साल से इसको कर रहा हूँ जी। कभी आपको लगा हो कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत इस पे कर दिए लेकिन उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो लगा हो कि अब हमें बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर्वेश जी, बिल्कुल नहीं। जब आप शौक के रूप में और आप जब प्रकृति के संरक्षण के रूप में सोचते हैं तो उसके उत्पादन की बात नहीं करते हैं। किसान भी जब अपने खेत में जब फसल लगाता है तो उम्मीद तो करता है कि उत्पादन हो, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो उसका नुकसान हो जाता है, तो क्या वो खेती करना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। वो इस उम्मीद के साथ चलिए इस बार नुकसान हो गया, अगली बार हमें फिर उत्पादन होगा। क्योंकि जिस दिन किसान ने खेती करना बंद कर दी, जिस दिन किसान ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया मित्रों, उस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जब वो किसान जब कुछ नहीं सोचता तो हम तो शौक के तौर पर किए हुए हैं। और ये तो ऐसा है, सब्जियों का तो 100% अभी तक 2 साल से मैं कर रहा हूं, हमें कभी निराश होना ही नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति ही निर्मित नहीं हुई है कि हमें सब्जियां न मिली हों, फल न मिले हों। हर सीजन में, हर 3 महीने के बाद हमें जो सीजन की सब्जियां होती हैं, सीजन के जो फल होते हैं, हमें लगातार मिलते रहते हैं और बराबर मिलते रहते हैं। कभी हमें इस चीज़ की कमी नहीं होती। सर एक चीज और होता है, जैसे जब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, तो जो छतों पे फल सब्जियां लगी होती हैं उनके पेड़ जलने लगते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं ताकि पेड़ों को नुकसान ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बस हमें पेड़ पौधों को जो बचाना रहता है, देखिए सर्दियों में पेड़ पौधों में कोई दिक्कत नहीं होती है, बरसात में पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं क्योंकि जो बारिश की बूंदें वो अमृततुल्य होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में। तो गर्मियों में हमें अपनी फसल को भी बचाना है और जो आपने फलों के जो पौधे लगा रखे हैं उन पौधों को भी बचाना है। तो उसके लिए क्या है, आप देख रहे होंगे साइड से ये हमने एक जाल लगा रखा है जी। जाल के साइड में हमने ये जो सीट्स लगा रखी हैं, या ये कहें कि इनसे हम गर्म हवा का बचाव करते हैं। ये जो ग्रीन जो सीट नेट लगा हुआ है, इससे गर्म हवा का बचाव होता है। डायरेक्ट धूप से कभी भी पेड़ को नुकसान नहीं होता है, वो नुकसान होता है जो आसपास से हवा चलती है गर्म, उससे पेड़ झुलस जाता है। तो उसके लिए हम ये नेट से डाल देते हैं। हमारे पास नेट्स और उपलब्ध है, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो नेट्स की एक लेयर हम और डाल देते हैं, जिससे चारों तरफ से आने वाली गर्म हवा जो है वो हमारे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं बचाए। और मित्रों, आप इन पेड़ पौधों को देखकर आपको लग रहा होगा गर्मियों से हमने इनको कैसे बचाया है। साथ ही हमने इसमें स्प्रिंकलर लगा रखा है चारों तरफ, तो माइक्रो स्प्रिंकलर है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे जो ग्रो बैग में जितनी पानी की आवश्यकता है उतना पानी इसको मिलता रहता है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती है, क्योंकि पानी को भी बचाना है, जल ही जीवन है। तो पानी का संरक्षण भी जरूरी है प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ। तो इस प्रकार से सीट्स लगा के चारों तरफ हम इनको गर्मियों से बचा लेते हैं। सर यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज देख रहा हूँ, जैसे आप बताए कि नदी के संरक्षण के लिए हम लोग जागरूकता के लिए नदियों का नाम रखे हैं, जो सिंध, यमुना, बेतवा, जो मध्य प्रदेश में बहती हैं जी। तो इन नदियों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को और हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप ये नाम रखे हुए हैं, कावेरी, गोदावरी, जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में बहती हैं और किसानों को पानी उपलब्ध कराती हैं, वो खेती कर पाए। नदियों के किनारे भी बहुत ज्यादा क्षेत्र में खेती किसानी होती है, खासकर से जब हम सब्जियों की बात करें। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर्वेश जी। क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को किताबों के साथ साथ हम जहां रह रहे हैं, हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ की खेती, वहाँ की कृषि, उन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। केवल किताबों से पढ़कर आप ज्ञान हासिल कर लोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैंने ये नदियों के नाम केवल इसलिए रखे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, जब वो यहाँ विजिट करते हैं तो पूछते हैं सर ये सिंध क्या है, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश में रहते हुए नहीं ये मालूम कि सिंध हमारी नदी है, जीवनदायिनी है। सर ये बेतवा नदी वही है कि जो विदिशा से निकलती है? हाँ, बेतवा नदी वही है। नर्मदा नदी है, बाकी नदियां हैं। तो नदियों के बारे में बच्चों को जानकारी हो। जब वो यहाँ से सुन के जाते हैं तो फिर गूगल पे सर्च करते हैं, वो देखते हैं कि सिंध नदी कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र को वो जल देती है, कितने क्षेत्र को कृषि पैदा करती है। तो इस प्रकार से हम उन बच्चों के मन में जिज्ञासा भी पैदा करते हैं। हमने कोलांस लिख रखी है, जो हमारे यहाँ भोपाल जो झीलों का शहर कहलाता है, बड़ा जो तालाब है, बड़े तालाब का जो मेन स्रोत है वो कोलांस नदी है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।